गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का यानी गणित का मॉडल पेपर लेकर आया हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को क्लास 10th का मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, जिससे आप सभी स्टूडेंट्स को एक आइडिया मिल जाएगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में मैथमेटिक्स में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि 12 अप्रैल को आप लोगों का मैथमेटिक्स का एग्जाम होने वाला है, तो ज़्यादा टाइम अब आप लोगों के पास नहीं बचा हुआ है। आज की इस वीडियो में इस पेपर में आप लोगों को यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग एक बार जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को यहाँ पे पेपर दिखा देता हूँ। तो जैसा कि सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कुछ निर्देश लिखे हुए हैं यानी इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे निर्देश नहीं पढ़ूंगा, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे मॉडल पेपर दिखा देता हूं। तो देखिए, यहां से आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें कि सभी खंड कीजिए। फिर इसके बाद लिखा है कि प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यानी सबसे पहले आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पे क्या लिखा हुआ है प्रश्न। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। 1 नंबर का आपका क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस आपको आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सह अभाज्य संख्याएं हम किसे कहते हैं। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ऐसी 2 संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करके बता दे रहा हूं। ऐसी 2 संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। मैं आपको सभी ऑप्शंस अभी चेक करके बताऊंगा और जो करेक्ट आंसर होगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया है यहाँ पे, 14 और 35 दिया है। तो 14 हम इसको क्या लिख सकते हैं, 14 को हम लिख सकते हैं 1 × 2 × 7। ये हमने इसका फैक्टर कर दिया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए, जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे, देखिए 1 × 2 करेंगे आपको 2 मिलेगा और 2 7 14, यही आपको मिलेगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब इसके अलावा आपका 35 दिया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 35 को हम लिख सकते हैं 1 × 5 × 7। ये हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब मल्टीप्लाई कराएंगे, देखिए 1 × 5 करेंगे 5 मिलेगा, 5 7 35। ये हो गया यहाँ पे। देखिए, अब यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड हम यहाँ पे चेक करेंगे। अब देखिए, 14 वाले में 1 इसमें भी आ रहा है और 35 वाले में 1 इसमें भी आ रहा है, तो ये आपका कॉमन है यहाँ पे। फिर इसके अलावा यहाँ पे देखिए, 14 वाले में 7 आपका आ रहा है और 35 वाले में भी 7 आ रहा है। और देखिए, ये आपका सह अभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था अभी सह अभाज्य संख्याओं के बारे में, ऐसी 2 संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब जैसे इसमें केवल एक ही आपका यहाँ पे उभयनिष्ठ होता, ये 7 यहाँ पे ना होता, तो ये आपका सह अभाज्य संख्याओं का युग्म हो जाता। लेकिन यहाँ पे एक के अलावा आपका 7 भी तो कॉमन आ रहा है दोनों में, तो ये आपका नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन ए आपका नहीं हो सकता। अब मैं आपको दूसरा ऑप्शन चेक करके बता देता हूं। देखिए, यहाँ पे 18 और 25 लिखा हुआ है। तो देखिए, 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं 1 × 2 × 3 × 3। आप देखिए, मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए। देखिए, 1 की मल्टीप्लाई 2 में 2 मिलेगा, 2 3 6, 6 3 18, यही आपको मिलेगा। फिर इसके बाद आपका 25 दिया है, तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को हम लिख सकते हैं 1 × 5 × 5।
अब देखिए यहाँ पे 18 और 25 में देखिए यहाँ पे हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड ढूंढना है। तो देखिए उभयनिष्ठ आपको केवल यहाँ पे ये एक मिल रहा है, इसमें भी है इसमें भी है, तो ये आपका उभयनिष्ठ हो गया। और इसके अलावा कोई भी यहाँ पे उभयनिष्ठ नहीं है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, फिर यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 5 है, फिर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे तो आपका यहीं तक है। तो देखिए यहाँ पे केवल एक ही आपका कॉमन मिल रहा है, ये वाला। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका सह अभाज्य संख्याओं का युग्म हो जाएगा, यानी ये दूसरा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अभी मैंने आपको सह अभाज्य संख्याओं के बारे में क्या बताया कि ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इसमें देखिए एक के अतिरिक्त आपका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड यहां पे है नहीं है ना, केवल एक ही दोनों में आ रहा है। 18 वाले में एक और 25 वाले में भी एक आ रहा है, और इसके अलावा कोई यहां पे दोनों में कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है ना, तो ये आपका ऑप्शन सेकंड यहां पे करेक्ट हो जाएगा, यानी ये वाला 18 और 25 ये क्या है, ये सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। और देखिए अदर ऑप्शन भी मैं आपको चेक करके बता देता हूं। देखिए यहाँ पे 31 और 93 दिया गया है, इसको कैसे करेंगे। देखिए 31 आपका है, इसको जब हम लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 1 × 31 लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद 93 आपका दिया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 93 को हम लिख सकते हैं 1 × 3 × 31, ये लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई करवाइए, 1 की मल्टीप्लाई 3 में 3 ही मिलेगा, और 3 की मल्टीप्लाई 31 में कराएंगे 93 मिलेगा, 1 की मल्टीप्लाई 31 में 31 आपको मिलेगा। अब देखिए इसमें ये एक ये कॉमन है दोनों में, और इसके अलावा ये 31 भी तो कॉमन है, तो ये आपका नहीं हो सकता। अगर केवल एक ही यहाँ पे कॉमन आता, 31 नहीं आता तो हो जाता, लेकिन ये आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता वो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब इसमें एक भी उभयनिष्ठ है और 31 भी है, तो ये नहीं हो सकता। अब मैं आपको लास्ट ऑप्शन चेक करवा देता हूं, जो 32 है और 62 दिया है। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 × 2 × 2 × 2, फिर इसके बाद यहाँ पे 2, देखिए चेक कर लीजिए, देखिए 1 की मल्टीप्लाई 2 में 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और दूनी 32, यहां तक लिखेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, तो ये मैंने कर दिया। और 62 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 × 2 और इंटू हम यहां पे क्या कर सकते हैं, 31 लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई करवाइए, 1 की मल्टीप्लाई 2 में 2 और 2 की मल्टीप्लाई 31 में आपको 62 ही मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे ये एक वाला कॉमन हो गया, दोनों में है, और इसके अलावा 2 भी तो ये दोनों में आ रहा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये भी आपका नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता वो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे एक के अतिरिक्त 2 भी आपका कॉमन आ जा रहा है यहाँ पे दोनों में, तो ये आपका नहीं हो सकता। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ था, सेकंड वाला 18 और 25 वाला। कैसे करेक्ट हुआ था, एक बार मैं फिर से आपको समझा दूं। देखिए 18 को हम लिख सकते 1 × 2 × 3 × 3 ये लिख सकते हैं, और 25 को हम लिख सकते हैं 1 × 5 × 5। अब देखिए केवल एक ही इसमें कॉमन आ रहा था, इसके अलावा कोई कॉमन था नहीं, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। तो काफी डिटेल में मैंने आपको समझा दिया। आई होप ये पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जो 18 और 25 है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का खा क्या दिया है, यहाँ पे लिखा है कि द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल है। इसका गुणनफल यहाँ पे ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके डिटेल में समझा देता हूं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिख दे रहा हूं 3x² है, फिर -4x लिखा हुआ है, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्लस मैं यहाँ पे 0 लिख दे रहा हूं अपनी तरफ से, और = आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम कंपैरिजन कराएंगे ax² + bx + c = 0 से। ठीक है, कंपैरिजन करा देंगे। देखिए 0 यहाँ पे इसलिए लिखा ताकि हम c की वैल्यू को यहाँ पे डिसाइड कर पाए। ठीक है, आप नहीं भी 0 लिखेंगे फिर भी c का मान हमारा 0 ही होगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे। अब देखिए हम यहाँ पे a की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, a = हमारा हो जाएगा, a की वैल्यू ये
3 हो जाएगी। b की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, देखिए b इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे -4x दिया है तो b की वैल्यू हमारी -4 होने वाली है, और c की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, c की जगह 0, तो इसको हम 0 ले लेंगे। अगर जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 3x² और -4x इज इक्वल टू ऐसे 0 लिखते, तब भी हम c की वैल्यू को 0 ही लेते, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये 0 लिख दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो गया, यहाँ पे हमने वैल्यूज को डिसाइड कर लिया। अब हमें यहाँ पे मूलों का गुणनफल ये ज्ञात करना है, तो मूलों का गुणनफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, c/a आपका हो जाएगा, ये होता है। ठीक है, अब c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है, c की वैल्यू 0 और a इज इक्वल टू हमारे पास 3 है। अब देखिए 0/3 करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा, और यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। तो 0 कहां पे दिया है, ये आपका दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में, ऑप्शन फर्स्ट वाला ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका गा क्या दिया है, यहाँ पे लिखा है कि समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है कि, 1 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हों, फिर इसके बाद ऑप्शन सेकंड दिया है कि संगत कोण बराबर हो, और ऑप्शन थर्ड दिया है उपर्युक्त में से दोनों, और ऑप्शन फोर्थ दिया है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं ये दोनों ही आपका सही होगा, यानी थर्ड वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त में से दोनों। यानी समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है कि उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हो और संगत कोण बराबर हो, तो ये दोनों है, यानी थर्ड वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त में से दोनों। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का घ आपका दिया हुआ है, यहां पे लिखा है cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री का मान है। 1 नंबर का क्वेश्चन, 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, मैं दोनों तरीके आपको बता दे रहा हूं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अब देखिए ये जो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, ये एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा है। मैं आपको बता दूं, देखिए cos A cos B, ठीक है, माइनस sin A sin B, इसी फॉर्म में आपका ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है cos A प्लस B का। ठीक है, cos A प्लस B का फॉर्मूला होता है। तो यहां पे देखिए A की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, A की वैल्यू 60 डिग्री ले लेंगे, और B की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, B की वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी। तो इसी फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा है cos A cos B माइनस sin A sin B, फॉर्मूला होता है cos A प्लस B का। तो क्या हो जाएगा cos A प्लस B, यानी cos A की जगह हम क्या रखेंगे 60 डिग्री को, प्लस B की जगह रखेंगे 30 डिग्री को। ठीक है, अब 60 और 30 डिग्री इसको जोड़ दीजिए तो क्या मिलेगा, cos 90 डिग्री मिलेगा, और cos 90 डिग्री की वैल्यू आपकी क्या होती है, 0 होती है। यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। तो ये पहले तरीके से मैंने आपको बताया, ये फर्स्ट वाला आपका करेक्ट होगा। अब दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए cos 60 डिग्री इसकी वैल्यू क्या होती है, cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो आप बोलेंगे 1/2 होता है। तो इसे लिख दीजिए। ठीक है, ये इनटू में है, ध्यान रखिएगा। तो इनटू में cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दी। फिर इसके बाद माइनस लगा है, माइनस लगाया। sin 60 डिग्री की वैल्यू आपकी क्या होती है, √3/2, और फिर इसके बाद sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, sin 30 डिग्री की वैल्यू आपकी होती है 1/2। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई √3 में कराएंगे तो √3, और 2 की मल्टीप्लाई 2 में, तो यहाँ पे 4 आपको मिलेगा, 4 मिलेगा। फिर माइनस √3 की मल्टीप्लाई 1 में तो आपको √3, और नीचे 2 की मल्टीप्लाई 2 में तो आपको 4 मिलेगा। अब देखिए √3/4 में से √3/4 आप लेस करेंगे तो आपको 0 ही तो मिलेगा। तो ये दूसरे तरीके से भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे 0 होने वाला है, ये फर्स्ट वाला। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पे अंगा क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, माध्य, बहुलक,
माध्यिका या फिर मानक विचलन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जो मानक विचलन है ये नहीं है। ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है। तो जो मानक विचलन है ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। इसके अलावा माध्य, बहुलक और माध्यिका ये सब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, लेकिन मानक विचलन जो है ये नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका ये फोर्थ वाला होगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पे चा वाला क्या दिया है, यहाँ पे लिखा है कि दो बिंदुओं के निर्देशांक यहाँ पे -8,0 फिर 0,-8 हैं। इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। मध्य बिंदु का निर्देशांक आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये आपका फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक का। अब देखिए, हमें यहाँ पे निर्देशांक दिए क्या हुए हैं, -8,0 ये है और इसके अलावा 0,-8 ये हमारे पास है। तो देखिए, इनको हम क्रमशः x1 y1 इसको और x2 y2 इसको मान लेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले में पहले आता है x1 प्लस x2। तो देखिए, x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -8 है, प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो देखिए x2 की वैल्यू, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, x2 की वैल्यू 0 है तो 0 और अपॉन में आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये y वाला देखते हैं, y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, y1 की वैल्यू हमारे पास है 0, तो y1 की जगह ये 0 मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्लस y2, तो देखिए y2 की वैल्यू ये माइनस में दी गई है, फॉर्मूले में प्लस होता है, फिर यहाँ पे -8 आपका आएगा। तो देखिए ये माइनस और ये प्लस मिलके आपका माइनस हो जाएगा, यानी क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, प्लस हट जाएगा, 0 - 8 और अपॉन में आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कर दिया। देखिए ये x वाली वैल्यू को यहाँ पे और ये y वाली वैल्यू को ये यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए -8 और +0 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा -8 और अपॉन में 2। यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूं क्योंकि नीचे जगह है नहीं। अब 0 में से 8 को लेस करेंगे, 0 - 8 सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, -8 और अपॉन में आपका 2 तो रहेगा ही। सॉल्व कर लीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, लेकिन माइनस लगा है तो माइनस में आपका आएगा, यानी क्या मिलेगा, -4। फिर इसके अलावा देखिए ये 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, माइनस लगा है तो माइनस में, यानी -4, -4, यानी माइनस में आने वाला क्या आंसर आएगा, -4, -4। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चेक कर लेते हैं -4, -4 कहाँ दिया है, तो नीचे आते हैं यहाँ पे, ये देखिए ऑप्शन थर्ड में आपका दिया है -4, -4। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, बस फॉर्मूला आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आगे हमारा आएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी आपको सभी खंड करने हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का वाला आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। 1 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, फिर इसके बाद खा वाला आपसे पूछा गया, यदि 15 cot A = 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए अगर आप मॉडल पेपर का पूरा सॉल्यूशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं सॉल्यूशन के ऊपर भी अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अभी मैं आज आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिखा दे रहा हूँ। अगर आप पूरा सॉल्यूशन सहित चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं वीडियो बना दूंगा। फिर इसके बाद देखिए ये खा वाला आपका हो गया। फिर इसके बाद गा वाला आपसे पूछा गया, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः
121 वर्ग सेमी तथा 289 वर्ग सेमी है, तो इनकी संगत भुजाओं में अनुपात बताइए। 1 नंबर का क्वेश्चन ये आपका है। फिर इसके बाद घ वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, यदि किसी बंटन का माध्य 16 और बहुलक 13 हो तो बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो दूसरे खंड में आप लोगों से यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं 1-1 नंबर के, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, और ये सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपका स्टार्ट हो जा रहा है। सभी खंड आपको यहाँ पे करना है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे लिखा है 3 का वाला प्रश्न यहाँ पे लिखा है कि सिद्ध कीजिए जो √3 है ये एक अपरिमेय संख्या है। 2 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर इसके बाद खा वाला आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि a का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निकाय ax प्लस 2y इज इक्वल टू 2। फिर इसके बाद 8x प्लस ay इज इक्वल टू 4 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन। फिर इसके बाद गा वाला आपसे यहाँ पे पूछा गया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में PS अपॉन में SQ इज इक्वल टू PT अपॉन में TR है तथा एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PRQ है, तो सिद्ध कीजिए कि जो यहाँ पे ट्राइंगल आपका त्रिभुज PQR है ये एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये आपको यहाँ पे प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। ये आपका फिगर यहाँ पे बना हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, और ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे घा वाला क्या दिया है, प्रश्न संख्या 3 का घा यहाँ पे दिया है कि एक 40 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्नक के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं 38 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 3 में भी आप लोगों से टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के, ध्यान रखिएगा, यानी 8 नंबर का पूरा ये आपका होने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं। देखिए, जो प्रश्न संख्या 3 थी इसमें आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का, यानी टोटल 8 नंबर का आपका होने वाला है प्रश्न संख्या 3। अब देखिए, इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 4 स्टार्ट हो रहा है। यहां भी लिखा हुआ है कि सभी खंड कीजिए। तो प्रश्न संख्या 4 का क्या लिखा है, यहां पे लिखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 और 1032 का HCF ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन आपका है। फिर इसके बाद यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 का खा पूछा गया है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, तो सिद्ध कीजिए CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे गा वाला प्रश्न पूछा गया कि 5 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींचिए और इसे 2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों की माप लिखिए। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे रचना वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है कि 5 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींचिए और इसे 2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों की माप लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन। फिर इसके बाद यहाँ पे घा वाला आपसे पूछा गया, यदि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रश्न संख्या 4। इसमें भी आप लोगों से टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के, यानी 8 नंबर का पूरा। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी लिखा हुआ है कि सभी खंड कीजिए। सभी खंड आपको करने हैं। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 5 का पूछा गया कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ये 4 नंबर का आपका क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है प्रश्न संख्या 5 का खा। यहाँ पे लिखा है कि बिंदु -4,6 बिंदुओं A यानी -6,10 और B यानी 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। 4 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया है गा वाला। यहाँ पे लिखा है
कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, ज्ञात कीजिए, यही यहाँ पे पूछा जा रहा है। 4 नंबर का क्वेश्चन। फिर इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपका दिया है घा वाला, प्रश्न संख्या 5 का घा, कि निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए, यानी ये जो सारणी आपको दी गई है इसका माध्य आप लोगों को यहाँ पे ज्ञात करना है। 4 नंबर का ये आपका क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपका यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से प्रश्न संख्या 6 आपका स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे लिखा है कि सभी खंड कीजिए, यहाँ भी आपको सभी खंड करने हैं। तो प्रश्न संख्या 6 का क्या दिया, यहाँ पे लिखा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन ये आपका है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 6 का खा पूछा है कि दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जहां ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक क्या है, वर्ग है। 4 नंबर का क्वेश्चन आपका है। फिर इसके बाद प्रश्न संख्या 6 का गा आपका दिया हुआ है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई माप कर लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है। फिर इसके बाद घा वाला आपसे पूछा गया कि किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए। क्या लिखा, किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए। तो आंकड़े देखिए, ऊंचाई यहाँ पे सेंटीमीटर में दी गई है और लड़कियों की संख्या यहाँ पे दी गई है। इसको आपका क्या करना है, यहाँ पे आपसे पूछा गया कि माध्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे माध्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, 4 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए, इसके बाद आपका यहाँ पे प्रश्न संख्या 7 स्टार्ट हो जाएगा। सभी खंड कीजिए, यहाँ भी लिखा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो प्रश्न संख्या 7 का दिया है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। क्या लिखा है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता तो अथवा करके आपको एक ऑप्शन और मिल रहा है यहाँ पे। जैसे ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप ये मत कीजिए, आप ये वाला कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आप इसे कर सकते हैं, ये भी आपका 6 नंबर का होगा। तो यहाँ पे देखिए, का वाले में चाहे आप ये कीजिए चाहे आप ये कीजिए, दोनों में से एक आपको करना है। 6 नंबर का आपका क्वेश्चन है। फिर इसके बाद देखिए, यहाँ पे आपका प्रश्न संख्या 7 का खा दिया हुआ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे लिखा है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन। अगर ये नहीं आता तो अथवा करके आपको एक और ऑप्शन में दिया गया है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। √3 = आपको दिया गया 1.732। 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए, अगर आपको ये आता है तो ये कर सकते हैं, या फिर अथवा करके आपको ये वाला भी ऑप्शन दिया गया यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए, यहीं पे आपका हो जाता है पेपर कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे आपसे प्रश्न संख्या 7 में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और देखिए, हर एक क्वेश्चन में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा अथवा वाला। इसमें से आपको एक करना है का वाले में, फिर खा वाले में आपको देखिए अथवा करके मिल रहा है। इन दोनों में से, खा में भी यहाँ पे इन दोनों में से आपको एक करना है। ठीक है, तो ये आपका पूरा पेपर हो गया मैथमेटिक्स का। ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो आई होप आपको यहाँ पे आइडिया मिल गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में
पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स में। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।